ये जानने के बाद कि सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा, अगला बिंदु है ऐसे कौन लोग थे, ऐसे कौन पुरुष थे जिन लोगों ने सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संसाधन हो, भौगोलिक संसाधन हो, जनता हो, लेकिन इनका उचित रूप से उपयोग ना कर पाएं, इनको योजनाबद्ध तरीके से इनका विकास ना कर पाएं, तो संसाधनों का और अन्य चीज़ों का होना कोई मायने नहीं रखता। आखिर वे कौन लोग थे यूएसएसआर के नेतृत्व में जिन लोगों ने सोवियत संघ को महाशक्ति के निर्माता के रूप में सुनिश्चित करने का कार्य किया। तो हम देखें अब सोवियत प्रणाली निर्माता। सोवियत प्रणाली निर्माता जिसमें समाजवादी परिकल्पना को साकार रूप देने में किन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, साम्यवाद विचारधारा को इतनी गहरी पैठ देने में किन लोगों की भूमिका अहम रही। सर्वप्रथम व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन संस्थापक, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता। उनका जन्म 1870 में हुआ और मृत्यु 1924 में हुई। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कम्युनिस्ट पार्टी उस काल में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी कहलाती थी, उसके संस्थापक थे। और अक्टूबर 1917 में जो क्रांति हुई जिसमें ज़ार निकोलस को पदच्युत किया गया, सत्ता से वहाँ के राजा को हटाया गया, साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिया गया, इस क्रांति के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। इस क्रांति का सफल जो नायक की भूमिका जिन्होंने निभाई व्लादिमीर लेनिन थे। 1917 की क्रांति के बाद एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी शासन में आई और ज़ार निकोलस को गद्दी से हटाया गया, खदेड़ा गया। और 1917 से 1924 तक, अपनी मृत्यु तक, लेनिन सोवियत संघ के संस्थापक और वहाँ के प्रथम अध्यक्ष बने। इसके बाद मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के नाम से है। कार्ल मार्क्स एक बहुत प्रसिद्ध नाम आपने सुना होगा, जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने एक नई विचारधारा लाई थी पहली बार, जिसमें मजदूरों के शासन की बात की थी। मजदूर, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये उनका नारा था। और मजदूरों का अर्थ निम्न वर्ग के लोग, निम्न तबके के लोगों के शासन की बात की थी, जो साम्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है, साम्यवाद का आदर्श है। तो कार्ल मार्क्स ने जो लिखा था अपनी पुस्तक दास कैपिटल में, जिसमें उसने मजदूरों का, निम्न वर्ग का आह्वान किया था कि एक होएं और दुनिया में अपना शासन करें, उस थ्योरी को, उस विचारधारा को प्रैक्टिकल रूप देना, व्यावहारिक रूप देने का कार्य लेनिन ने बखूबी किया। और मार्क्स की यह विचारधारा पहली बार किसी देश में व्यावहारिक रूप से लागू की गई और लेनिन इसके लिए जिम्मेदार थे। पूरी दुनिया में वे मार्क्सवाद या साम्यवाद के प्रणेता बने, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ में कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद या साम्यवाद की सफलता का ही परिणाम था कि उसके बाद अन्य देशों में भी साम्यवाद विचारधारा पनपने लगी, बढ़ने लगी और विकसित होने लगी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं की श्रृंखला में तीसरा नाम है निकिता ख्रुश्चेव का। निकिता ख्रुश्चेव 1953 से 1964 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे, वहां के मुखिया रहे। और जो हमने पूर्व में पढ़ा स्टालिन, जो बहुत बड़ा तानाशाह था, एक तरीके से एक शासन था, एकल शासन था,
अधिनायकवाद था। निकिता क्रुश्चेव इस तानाशाही शैली के बड़े कट्टर आलोचक थे, बहुत आलोचना करते थे और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़े लिबरल थे, ठीक अपने पूर्व के नेता के बिल्कुल उल्टे विचारों के थे कुछ मामलों में। उनने 1956 में अपने देश में कुछ सुधार लाना शुरू किया, यानी शासन में जब आए, राष्ट्रपति बने 1953 में, उसके बाद 1956 में उन्होंने कुछ प्रयास किया देश में कुछ परिवर्तन लाने का और कई सुधार लाए, क्योंकि स्टालिन का जो काल था वह बड़े तानाशाही काल था और इसमें बड़े कठोरता के साथ जनता से पेश आया जाता था। किसी तरह की लोकतांत्रिक भावनाएं पनपने नहीं दी जाती थी, किसी तरह का बोलने का विचार नहीं दिया कि बोलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। वहां क्रुश्चेव ने आने के बाद एक तरीके से थोड़ा उदारवादी नीति अपनाई और अपने देश में कुछ सुधार लागू करते हुए उसने प्रयास किया कि सोवियत संघ थोड़ा एक लोकतांत्रिक कुछ हद तक थोड़ा बने। साथ ही उसने पश्चिमी देशों के साथ, पश्चिमी देश यानी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ये आदि आते हैं। पश्चिमी यूरोप नक्शे में दिख रहा है आपको, पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पुर्तगाल ये सब उसमें आते हैं और अमेरिका, इनके साथ उसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस। स्टालिन के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बहुत तनाव था, बहुत ही ज्यादा तनाव। एक तरीके से दुनिया में नंबर 1 होने की होड़ के कारण दोनों के बीच में तनाव ही नहीं था, दोनों के बीच में अत्यधिक अविश्वास था और हथियारों की दौड़ थी। दोनों ही देश हथियारों का हॉट बेड बन चुके थे, हथियारों का जाल बिछा दिया था उन्होंने अपनी जमीन में। इसको देखते हुए क्रुश्चेव ने थोड़ा अपनी नीति में परिवर्तन किया और पश्चिमी देशों को उसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा, यानी शांति से हम भी रहें, आप भी रहें, हम दोनों का अस्तित्व शांति के पालन में ही हो सकता है, ऐसा उसने प्रस्ताव रखा। यानी कुल मिलाकर जो तनातनी थी, जो दौड़ थी, उस दौड़ में थोड़ा शांति रखी। क्यूबा संकट जो बड़ा प्रसिद्ध, एक बहुत प्रसिद्ध घटना है उस काल की, जिसे आपने शीत युद्ध का दौर इसके पूर्व के अध्याय में पढ़ा होगा। उसमें जो क्यूबा संकट हुआ था 1962 में, उस क्यूबा संकट को सुलझाने में क्रुश्चेव ने एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो भूमिका बड़ी प्रैक्टिकल थी, बड़ी व्यावहारिक थी। जो उसने कोई कूटनीति का सहारा तो लिया, डिप्लोमेसी का सहारा तो लिया, लेकिन छल कपट उसकी इस कूटनीतिक नीति के बाहर थी। उसने बड़े स्पष्ट, साफ, गोचर तरीके से अमेरिका के सामने समस्याएं रखी, बातें रखी और अमेरिका ने भी अपनी बातें क्रुश्चेव के सामने रखी। ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक उदाहरण था और जिस तरीके से क्रुश्चेव ने क्यूबा के संकट को हल करने में अपनी भूमिका निभाई, उसे बहुत सराहा गया। निकिता क्रुश्चेव के बाद अगले जो नेता रूस के आए, सोवियत संघ के, उनका नाम था लियोनिद ब्रेजनेव। ये ब्रेजनेव के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 1906 में और देहांत 1982 में, यानी लगभग 76 साल की आयु तक ये राष्ट्रपति रहे। 1964 से 82 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे लियोनिद ब्रेजनेव।
बहुत बड़ा लंबा काल निकाला। स्टालिन की डेथ 53 में हुई। 53 से 63 या 64 तक खुश्चेव रहे और खुश्चेव के बाद ब्रेजनेव आए और ब्रेजनेव 64 से 82 यानी बहुत लंबे काल तक करीब 18 साल तक वे सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे और उनके इस काल ने बहुत सारी घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखी। इन्होंने भी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के साथ संबंध सुधारने का, तनाव में कमी लाने का बहुत प्रयास किया। बहुत बार उन्होंने समझौते का प्रयास किया, बहुत बार सलाह मशवरा किया, अमेरिका के साथ बातचीत की अपने 18 वर्ष के काल में। दूसरे शब्दों में तनाव में, पारस्परिक तनाव में कमी लाने की एक कोशिश जो खुश्चेव ने शुरू की थी, ब्रेजनेव ने उसे जारी रखी और सतत प्रयास करते रहे। जहां एक और उनके इस प्रयासों के लिए जाना जाता है, शांतिपूर्वक रहने के प्रयासों के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं के काल में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर सैन्य आक्रमण किया। देखिए अफगानिस्तान कहाँ स्थित है? भारत और सोवियत संघ के बीच का एक क्षेत्र है जो अफगानिस्तान कहलाता है। यहाँ पर सोवियत संघ ने किसी कारणों से हमला किया, उस पर आक्रमण किया, सैन्य आक्रमण किया। परिणाम क्या हुआ कि हजारों लाखों अफगानों को अत्यधिक दुख सहना पड़ा। हजारों अफगानों की मौत हुई, हजारों भवन, सड़कें अफगानिस्तान की टूट गई और अफगानिस्तान एक तरीके से तहस नहस हो गया। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए भारत के लिए यह घटना बड़े अहम मुद्दे की थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के लिए यह एक कठिन समय था कि वह रूस को अफगानिस्तान के मामले में, रूस यानी सोवियत संघ को अफगानिस्तान के मामले में समर्थन दे या ना दे। यदि समर्थन देना उसकी व्यवस्था है तो किस हद तक समर्थन दे, ये उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रेजनेव एक और जहां अमेरिका के साथ शांतिपूर्वक अच्छे संबंधों के लिए प्रयासशील थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कुछ क्षेत्रों में व्यर्थ पे कब्जा करने का प्रयास किया, जैसे अफगानिस्तान में। उसके लिए उनकी बहुत आलोचना हुई और अफगानिस्तान पे रूस के हमले से जहां अफगानिस्तान तहस नहस हुआ ही, वहीं रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा। उसके भी हजारों सैनिक मारे गए और एक पड़ोसी के नाते अफगानिस्तान की अस्थिरता रूस के लिए भी, सोवियत संघ के लिए भी बड़ी भारी पड़ी। ब्रेजनेव के बाद अगले नेता हैं जिन्होंने रूस का नेतृत्व किया, वे थे गोर्बाचेव। निर्माताओं की श्रेणी में चौथे जिस व्यक्ति का नाम है, अगले व्यक्ति का नाम वह है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव बहुत प्रसिद्ध नाम, क्योंकि जैसे संस्थापक के रूप में, सोवियत संघ के संस्थापक के रूप में व्लादिमीर लेनिन का नाम आता है, ऐसे ही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में, सोवियत संघ के विघटन के काल में जो राष्ट्रपति थे उनका नाम मिखाइल गोर्बाचेव। 1931 में इनका जन्म हुआ था और यूएसएसआर के यानी सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इसके बाद सोवियत संघ विघटित हुआ, टूटा, 15 राष्ट्रों में टूटा और उसके बाद इन राष्ट्रों के अलग अलग राष्ट्रपति हुए। तो ये अंतिम राष्ट्रपति माने जा सकते हैं जो 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सोवियत संघ के पूर्ण विघटन तक यानी 25 दिसंबर 1991 तक वह वहाँ के राष्ट्रपति रहे। और 25 दिसंबर को उन्होंने जब ये घोषणा की कि मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ, तब सोवियत संघ का विघटन पूर्ण हो गया, सोवियत संघ का अंत हो गया, दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया और अब दुनिया 26 दिसंबर से एक ध्रुवीय हो चली। तो इस प्रकार गोर्बाचेव इतिहास में इस बात के लिए अमर हो गया।
कि उन्होंने दुनिया में कुछ ऐसे अपने कार्यों से कुछ ऐसे परिवर्तन लाए जो ऐतिहासिक हो गए। सोवियत संघ में सुधारों का दौर गोर्बाचेव ने शुरू किया, और ये सुधारों की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जनता कई चीज़ों से त्रस्त थी। बहुत जगह देश के अंदर कुछ विद्रोह हो रहे थे, कुछ आंदोलन हो रहे थे, साम्यवादी विचारधारा के प्रति बहुत लोगों का मोह था, वो भंग हो चुका था। तो गोर्बाचेव ने सुधार के प्रयास किए। दुर्भाग्य से ये सुधार थोड़े धीमे रहे और इसलिए जनता ने इसे उतना नहीं स्वीकारा और देश से अलग होना ही पसंद किया। राजनीतिक सुधारों के इस श्रृंखला में जो उन्होंने सुधारों का जो एक पैकेज दिया उसका नाम था ग्लासनोस्ट राजनीतिक सुधारों की श्रृंखला। और ऐसी आर्थिक सुधारों की श्रृंखला जो उन्होंने शुरू की वह प्रसिद्ध है पेरेस्ट्रोइका के नाम से। तो गोर्बाचेव, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, अंतिम राष्ट्रपति, विघटन के समय के राष्ट्रपति और सोवियत संघ में नवीन सुधारों की श्रृंखला प्रारंभ करने वाले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही गोर्बाचेव ने यूएसए के साथ जो हथियारों की दौड़ थी उसको रोकने में काफ़ी सफल हुए। हथियारों की दौड़ का परिणाम क्या था कि यूएसएसआर अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारा धन साजो सामान, सैन्य साजो सामान में लगा रहा था। शीत युद्ध बढ़ता जा रहा था, वाक युद्ध बढ़ रहा था और ऐसा लगता था जब तब कि विश्व युद्ध के कगार पर है। गोर्बाचेव ने विश्व शांति पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने यूएसए के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया और जो हथियारों की होड़ थी उसे कम करने में काफ़ी योगदान दिया। इसके साथ ही परिणाम क्या हुआ? शीत युद्ध थोड़ा नरम पड़ा, ठंडा हुआ। जो वाक युद्ध की जो तीव्रता थी उसमें थोड़ी मिठास आई और इन सब को कम करने के कारण उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने शीत युद्ध मात्र उसको प्रभाव को कम ही नहीं किया बल्कि एक तरीके से समाप्त करने में भी इनका काफ़ी योगदान है। दुर्भाग्य से मिखाइल गोर्बाचेव जहां एक ओर सोवियत संघ की एकजुटता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत थे और उस दिशा में उन्होंने जहां कई सुधार लाने की कोशिश की, शीत युद्ध में का प्रभाव कम करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर गोर्बाचेव पर ही सोवियत संघ के विघटन का भी आरोप है। उन्होंने जो सुधारों का प्रयास किया, सुधारों को लाने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से वे सुधार शायद विलंब से आए, ऐसा लोगों का, इतिहासकारों का मानना है। और तब तक काफ़ी पानी पुल के नीचे से बह चुका था और जनता त्रस्त हो चुकी थी और सोवियत संघ के अंदर के जो बहुत से हिस्से थे वे लगभग मन बना चुके थे कि अब हमें आज़ाद होना है, अब हमें गणतंत्र बनाना है। तो वे विघटन के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। गोर्बाचेव के बाद येल्त्सिन आए। बोरिस येल्त्सिन के नाम से प्रसिद्ध ये व्यक्ति 1931 में इनका जन्म हुआ और रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। अब ये शब्द का क्या अर्थ है, चुने हुए राष्ट्रपति? इसका अर्थ पूर्व में क्या था? गोर्बाचेव, ब्रेजनेव, ख्रुश्चेव, स्टालिन, लेनिन, ये कोई जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। इसे पार्टी ने इन लोगों को अपना मुखिया बनाया था और एक ही पार्टी होती थी। दूसरे शब्दों में एकल राज जो पहले था उसमें जनता का कोई स्थान नहीं था। ब्रेजनेव भी पार्टी के दम पर राष्ट्रपति बने, गोर्बाचेव भी और उसके पहले लेनिन, स्टालिन आदि भी। गोर्बाचेव का जन्म जब हुआ उस समय स्थितियां दूसरी थी, लेकिन बोरिस येल्त्सिन जब रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने, इसका मतलब यह हुआ
कि 1991 में रूस या सोवियत संघ बदल गया था। ध्यान से सुने कि मैं आपको कह रहा हूं कि बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, दूसरे शब्दों में सोवियत संघ जो जिसकी चर्चा अभी तक हो रही थी वह अब टूट चुका था, वह अब अस्तित्व में नहीं था। और उन्हीं सोवियत संघ में से एक देश का नाम था रूस। तो इस नए देश में जो चुनाव हुए उस चुनाव में बोरिस येल्त्सिन विजयी हुए। इस चुनाव में एक से ज्यादा पार्टियां शामिल हुई, एक से ज्यादा लोग चुनाव में खड़े हुए, यानी काफी कुछ लोकतांत्रिक था ये चुनाव, और बोरिस येल्त्सिन इस चुनाव में जीते। ये 1991 से 1999 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहे। ख्याल रखेंगे, बोरिस येल्त्सिन के पहले जिस भौगोलिक क्षेत्र को हम सोवियत संघ बोलते हैं, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको हम बोलते हैं, वह क्षेत्र अब टूट चुका था 15 देशों में, और उन्हीं में से एक देश का नाम था रशिया या रूस। और उस रूस या रशिया में सोवियत संघ के टूटने के बाद पहली बार जो आम चुनाव हुए, पहली बार जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हुआ, उसमें बोरिस येल्त्सिन विजयी हुए और राष्ट्रपति बने। और कब तक रहे? 1999 तक। वे कम्युनिस्ट पार्टी में थे पूर्व में, और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े ताकतवर नेता थे। गोर्बाचेव के काल में तो वो मेयर भी थे, आदि आदि। लेकिन ये गौरतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंचना और अंततः फिर सत्ता के केंद्र यानी राष्ट्रपति बनना। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा उन्हें मॉस्को का मेयर बनाया गया था, और जैसे जैसे समय बीता गया गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हो गए येल्त्सिन। येल्त्सिन को मेयर का पद गोर्बाचेव के कारण मिला, जो उनके पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन समय के साथ साथ गोर्बाचेव और येल्त्सिन के बीच में विचारों का मतभेद होने लगा। दोनों अलग अलग दिशा में बात करने लगे और थोड़ा स्थितियां बिगड़ने लगी। गोर्बाचेव के आलोचकों में वो शामिल हो गए और अंततः उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि पहले तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, फिर जब सोवियत संघ टूटा और रूस बना तो स्वतंत्र पार्टियां और आई, शामिल हुई, और इस चुनाव में बोरिस येल्त्सिन विजयी हुए। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया और 1991 में सोवियत संघ के शासन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसमें शामिल हुए थे, उसमें उन्होंने भाग लिया, और वहीं से उन्हें बहुत बड़ा राजनीतिक मान्यता मिली और राष्ट्रपति बनाए गए, पहले चुने हुए राष्ट्रपति।